सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। हर महीने रसोई गैस की कीमत बढ़ाने का संसद में विरोध। विपक्ष ने बताया जन विरोधी। सरकार ने कहा यूपीए का था फैसला। राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प पर कांग्रेस का एतराज। चुनाव आयोग में शिकायत, सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में इस्तेमाल की दलील। दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद का 49वां दिन। गोरखा मुक्ति मोर्चा जारी रखेगा बंद और प्रदर्शन का सिलसिला। समन्वय समिति की बैठक में फैसला। मौद्रिक नीति समिति की मुंबई में बैठक। ब्याज दरों में कटौती की आस। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ शेयर बाजार। अफगानिस्तान के हेरात में आत्मघाती हमला। 29 की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने 4 रुपए बढ़ाने का मुद्दा कल संसद में उठा। राज्यसभा में विपक्ष ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताया। सरकार ने कहा कि यह फैसला पिछली यूपीए सरकार में हुआ था। इस वजह से शून्यकाल के दौरान कार्यवाही में बाधा भी आई। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग की। शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह मसला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी देने के वादे से पीछे हट रही है। The oil prices internationally have come down from $111 to $48. So my question to this government, sir, when they make these promises, why don't they fulfill these promises? नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और दूसरे दलों के सांसदों ने भी सरकार के फैसले को जन विरोधी बताया। दामों पर आपको क्रूड ऑयल और गैस मिलता है और उसके बाद इतने टैक्सेस लगाते हैं, गरीब की कमर। Okay, now crores of people have voluntarily given up their buying of gas cylinders and the subsidy, and that has been transferred to the poor. And now you are charging 4 rupees per month every month, and that will go and you are burdening that poor. पेट्रोलियम के पदार्थों में दुनिया में इतना कम हो गया, यहाँ बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी आप पूरी 2 साल में खत्म कर देंगे गरीबों की। बाहर अनाउंस किया, ये बिल्कुल ही गलत परंपरा है। इतना बड़ा बोझ जनता पे डालने के बाद बाहर डालेंगे आप, ये तेल के ऊपर सरकार चलाएंगे क्या आप? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कि ये फैसला यूपीए सरकार के दौरान जून 2010 में हुआ था। कांग्रेस की निर्णय, उन दिनों में यूपीए सरकार की निर्णय हमारे सामने है। उसी निर्णय में उन्होंने 35 रुपया एक मुफ्त में उठाया था, बढ़ाया था। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश में 14 करोड़ एलपीजी ग्राहक थे, जो आज बढ़कर 21 करोड़ हुए हैं। लोकसभा में कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम समेत अन्य दलों ने सरकार को घेरा। विपक्ष का आरोप था कि जब कच्चे तेल के दाम कम हैं, तो दाम बढ़ाने की क्या जरूरत है। इस मसले पर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। Crude oil price has come down drastically. What justification has the government for doing these things? Therefore, it's actually against the common people. So the government should withdraw it immediately. Gradually, the abolition of the total subsidy will cost tremendously, causing difficulties to the common people of the country. Yes. And we protest this initiative of the government. This government is imposing burden upon the people, withdrawing the entire subsidy without informing the people of this country. So I need and I urge upon the government to withdraw the order with immediate effect. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि जुलाई से अगले मार्च तक हर महीने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 4 रुपए महीना बढ़ाने का फैसला किया गया है। अभी हर परिवार को 1 साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते हैं। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। विपक्ष ने राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर मंगलवार को सदन में विरोध जताया। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के कदम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। इस पर सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में नोटा का प्रावधान करने के लिए कहा गया है।
प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा चुनावों में विधायकों को नोटा का विकल्प देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये फैसला संविधान या कानून में संशोधन के बिना चुनाव आयोग के निर्देश पर लिया गया है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसे गंभीर मसला बताया। The decision has been made without amending the constitution or the law that the nota option will be available to the MLAs in the election as per the directions of the ECI. How can this be done? Sir, it vitiates the election. Constitution has not been amended. But Representation of People Act has not been amended. Nota has been introduced. Supreme Court cannot, unless and until the Constitution is amended, this is the Council of States. ये बड़ा बहुत ही सीरियस है, ये पूरे देश के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ गुजरात के लिए ही है। आप गुजरात का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो और देश का अलग बन गया। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा और समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के फैसले की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। This has to be, and it's about this house. So therefore, it has to be considered. Election Commission, if issues an executive order under 324, which is unconstitutional against 10th schedule, it cannot go beyond 10th schedule. क्या ये गवर्नमेंट का कोई देखिए, all candidates are the same. Procedure is the same. चुनाव अवैध हो जाए। नेता सदन ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप बताया। Is that there was a judgment of the Supreme Court which provided for a nota option. The judgment came several years before this government came to power. The Election Commission, pursuant to that judgment, has issued some notification under Article 324. Article 324 covers all elections in this country. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रखने की अपील की। If it relates to any default or any aspect which involves the Rajya Sabha, then we will look into it. That's all. It involves directly. How is nota option? Okay, a point has been raised. It will be examined. That's all. विपक्ष इन आश्वासनों से संतुष्ट नहीं हुआ। लगातार विरोध के बीच सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट के लिए और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसदीय सौध की नई बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को ना बुलाए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया। इस बीच राज्यसभा सचिवालय ने लोकसभा सचिवालय को इस संदर्भ में पत्र भी भेजा है। विपक्ष ने सरकार पर राज्यसभा का महत्व कम करने का आरोप लगाया है। शून्यकाल में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संसद परिसर के आधिकारिक कार्यक्रमों में सभापति, उपसभापति और सभी सांसदों को आमंत्रित किया जाता है। आज तक इस प्रेमिसेस में पार्लियामेंट जो भी फंक्शन हुआ है उसमें एमपीज भी और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसका हिस्सा रहे हैं जो ऑफिशियल फंक्शन हुआ। विपक्षी दलों ने गुलाम नबी आजाद का समर्थन किया। उन्होंने जो बातें कही उस सबके साथ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ही नहीं, लेकिन हम सब भी तो संसद है और बिना सांसदों को आमंत्रित किए हुए ये अलग बात है, यह जानकारी भी नहीं है। हमारे चेयरमैन को प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर ऊंचे दिया गया है स्थान, तो इस राज्यसभा का भी स्थान ऊंचा होना चाहिए। सेम राज्यसभा एमपीस आर टोटली राज्यसभा एमपीस आर टोटली different subject. It seems that whatever development takes place, राज्यसभा एमपीस don't have a role in that. नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि संसद परिसर का प्रबंधन 1952 से समितियां कर रही हैं। There is a formal committee. The leader of the House and the leader of the opposition of the Rajya Sabha are both members of that committee. So don't say there is no document. No, I am coming to that. It is constituted by a document. And this is the practice since 1952. उपसभापति पीजे कुरियन ने माना कि सभापति को बुलाया जाना चाहिए था। For yesterday's function, I think Honorable Chairman should also have been invited. That is what I also feel. And this impropriety is, and I also is, I also see, and I also share an information with the House that the Secretariat has already written to
the Lok Sabha Secretariat regarding the impropriety of not inviting the chairman. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद परिसर में एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। परिसर में कमेटी कक्ष, ऑडिटोरियम और बैंकेट हॉल के अलावा स्थायी समितियों के अध्यक्षों के चैम्बर बनाए गए हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि भारतीय जल सीमा में विदेशी नौकाएं मछली पकड़ने के काम में लगी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कल राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान बताया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अब देशी मछुआरों को प्रति नौका 40 लाख की केंद्रीय सहायता देने की नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि बीते 3 साल में मछली उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान मछुआरों की समस्या पर सरकार का रुख पेश किया। ट्रेडिशनल मछुआरे हैं, उनके पास उतनी पूंजी नहीं है कि कीमती वेसल्स खरीद सके और 12 समुद्री मील से बाहर जा सके। और इसीलिए डीप सी फिशिंग पॉलिसी जो हमने बनाया है उसके तहत ये जो रखा है कि 50% भारत सरकार देगी, लेकिन मैक्सिमम 40 लाख और शेष राज्य सरकार देगी। 22 vessels are operating in our country presently. Sir, already more than 800 LOPs are being issued. And where all other vessels has gone? Let the minister explain. It's very, very essential that government constitutes a high-level committee to ensure whether actually loss is caused to the country by this deep sea route by foreign travelers. They say that it is not being done, but as Rakesh has rightly put it, a lot of our wealth is being misused, is mismanaged, and it is going away. Trawlers are not allowed to fish in Indian waters as per the extant policy of the Government of India. And also it says that no foreign deep sea trawlers with the LOP are operating in Indian EEZ. But later in paragraph 6, it says that the LOP vessels were allowed to fish EEZ beyond territorial waters to tap unutilized tuna and other deep sea resources which are beyond the reach of traditional fishers. So these two are contradictory, sir. You have certain number of foreign trawlers operating. You admitted certain number are there, license for which one. But they said the catch that we are getting from that is very small when compared with the catch perhaps they get. So what are you doing about that? That is the point. That you did not. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है। चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि बिल के जरिए शिक्षकों को न सिर्फ प्रशिक्षित किया जाएगा बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार लाया जाएगा। देश में इस वक्त प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों के 7.5 लाख शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं। बिल में प्रावधान है कि अब 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। नोटबंदी से देश में आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण पर लगाम लगी है। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में आतंकियों को आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो गया है। नोटबंदी की वजह से नक्सलियों के मंसूबे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नोटों की गिनती के मुद्दे पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक जमा कराए गए नोटों की गिनती कर रहा है। उन्होंने बताया कि ये रकम बहुत बड़ी है और एक एक नोट की गिनती की जा रही है। साथ ही जाली नोटों को भी अलग किया जा रहा है। अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के दौरान सहकारी बैंकों में जमा हुई रकम जुलाई में ही आरबीआई के पास पहुंची है। उन्होंने कहा कि नोटों की गिनती का काम पूरा होते ही जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लोकसभा ने कल 2017-18 के लिए अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कह रही। आपके देश के जितने इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, इंडिया टुडे चैनल ने इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन में उनके पूरे उन्होंने बयान दिखलाए कि किस प्रकार से वो पैसा आकर स्टोन थ्रोइंग एजिटेशन के लिए एक एक बड़ा नोट बांटा करते थे। द स्क्वीज ऑन टेररिस्ट फंडिंग इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा में सोमवार को कई बीजेपी सांसदों के गैर हाजिर रहने को गंभीरता से लिया है। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने ऐसा फिर नहीं करने की चेतावनी दी। अमित शाह ने पार्टी सांसदों से दोनों सदनों में मौजूद रहने के लिए कहा है। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर विपक्ष का एक संशोधन सामान्य बहुमत से पारित हो गया था। जो सदस्य अनुपस्थित रहे, इसके बारे में माननीय अध्यक्ष ने कहा हम गंभीरता से लिया है। जो गैर हाजिर सदस्य थे उनसे बात करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल लखनऊ में अमेठी के किसानों से मुलाकात की। इन किसानों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए अधिकृत की गई है। बाद में राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकारियों से भी मुलाकात की। जगदीशपुर ब्लॉक के कठोरा ग्राम सभा में सड़क चौड़ा करने का काम हो रहा है। किसानों का आरोप है कि काम 1 साल से जारी है, लेकिन 3 दिन पहले NHAI ने उनके घरों को गिराना शुरू कर दिया। किसानों ने अब तक मुआवजा नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है। लोगों की ली जा रही है, सही प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो हमने ये मुद्दा उठाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वो जाके देखेंगे और अगर इस बात को ठीक कर सकें तो वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी उपराष्ट्रपति के पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ गोपाल कृष्ण गांधी की मुलाकात के कुछ ही पलों बाद इसका ऐलान किया गया। फिलहाल आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 4 सांसद हैं, जिनमें से 2 ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर रखी है। देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए 5 अगस्त को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन नतीजों का भी ऐलान किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता खत्म करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। नीतीश कुमार पर एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप है। ये मामला साल 1991 में बाढ़ लोकसभा उपचुनाव का है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीतीश कुमार कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या के आरोपी हैं। याचिका में CBI से FIR दर्ज करने की गुहार भी लगाई गई है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी मिली है। कल पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर और 10 लाख के इनामी अबू दुजाना को मार गिराया। इसके अलावा एक और आतंकी आरिफ लल्हारी भी मारा गया है। वहीं पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को पुलवामा के हाकरीपोरा गांव में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना और दूसरे आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता खबर मिली। इसके बाद मंगलवार तड़के इलाके की घेराबंदी की गई। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। दूसरा आतंकी आरिफ लल्हारी कश्मीर का रहने वाला है। 2 terrorists have been killed. This includes Abu Dujana, the Lashkar-e-Toiba chief for Kashmir, a category A++ terrorist. The leadership of Lashkar-e-Toiba has been affected, and we of course will now keep hunting for the other leaders in this area, and our aim is to keep clearing them out as soon as possible. पाकिस्तानी नागरिक अबू दुजाना घाटी में लश्कर का शीर्ष कमांडर था। उस पर 10 लाख का इनाम था। वो सुरक्षा बलों पर हमले समेत कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। सुरक्षा बलों ने पहले भी कई बार उसकी घेराबंदी की थी, लेकिन वो चकमा देने में कामयाब हो गया था। मौके से मिले उसके फोन से उसकी लोकेशन और मूवमेंट का पता चल गया। We had information about presence of 2 LET terrorists in Hakripura village, Pulwama, and the JNK police and security forces together cordoned the house, and the inmates were asked to come out, and the encounter has started.
ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फायरिंग की गई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आईजी मुनीर खान ने कहा है कि आतंक के खात्मे के लिए अभियान जारी रहेगा। Pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. Whenever we get information of militants, armed militants rather, in a house or in any area, the operations are to be launched. बुरहान वानी के केस से सबक लेते हुए इस बार एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे अफवाह और प्रदर्शन से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर बंगाल के दार्जिलिंग में बंद और प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मंगलवार को दिल्ली में हुई गोरखालैंड आंदोलन समन्वय समिति की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। बैठक में शामिल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समेत पहाड़ी इलाकों की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने फैसले पर सहमति जताई है। ये बैठक तकरीबन 5 घंटे तक चली। बैठक में आंदोलन को तेज करने और देश भर में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर चर्चा हुई। समन्वय समिति के अध्यक्ष कल्याण देवान ने बताया कि गोरखालैंड की मांग पर समर्थन के लिए समिति के सदस्य सांसदों से भी संपर्क करेंगे। समिति ने केंद्र सरकार को गोरखालैंड राज्य की मांग पर रुख साफ करने और दखल के लिए 8 अगस्त तक अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन बंद का आज 49वां दिन है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पाने की वजह से दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में भारी किल्लत बनी हुई है। रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति आज नीतिगत दर पर फैसला करेगी। मुद्रास्फीति के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रहने के बीच इस बार रेपो दर में कटौती को लेकर काफी उम्मीदें हैं। मुंबई में हो रही 2 दिवसीय बैठक को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इस बार एमपीसी मुख्य नीतिगत दर रेपो में 0.25% की कटौती कर सकती है। एमपीसी ने जून में हुई बैठक में मुख्य दर रेपो को 6.25% पर स्थिर रखा था। कटौती की उम्मीद में स्थानीय अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में मंगलवार को डॉलर की भारी बिकवाली हुई। इसके चलते कारोबारी सत्र के अंत में रुपया 12 पैसे चढ़कर 64.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इधर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स भी कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 60 अंक मजबूत होकर 32,557 पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी में भी 38 अंक की तेजी के साथ 10,115 अंक का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बात मौसम की। बाढ़ की मार झेल रहे पूर्वोत्तर राज्यों के हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कल असम पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2,350 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाढ़ पीड़ित पूर्वोत्तर में हालात का जायजा लिया। उन्होंने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने उन्हें बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों को 2,350 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इनमें 2,000 करोड़ रुपए राहत और बचाव के लिए हैं। इनमें से 250 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए गए हैं। ये रकम जून में दी गई 300 करोड़ रुपए की रकम के अतिरिक्त है। 100 करोड़ रुपए से एक कोष बनेगा जो हर साल ब्रह्मपुत्र नदी से आने वाली बाढ़ रोकने के लिए रिसर्च पर खर्च होगा। असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों को बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। अकेले असम में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। असम सरकार, नागालैंड सरकार, अरुणाचल सरकार और मणिपुर सरकार चारिओখন सरकाৰৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে বানপানীৰ সমস্যাৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা কৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকৰ মেমোৰেন্ডামখনো অধ্যয়न কৰিছিলে। गुजरात में बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। बनासकांठा और राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ के चलते राज्य में अब तक 218 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में 4.5 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राजस्थान में भी राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। राज्य में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी एनबीटी ने 60 साल पूरे कर लिए हैं। 1 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत में पुस्तक संस्कृति के विकास में इसने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। एनबीटी ने अब गांव देहात पर और जोर देने की बात कही है।
60 साल पूरे होने के मौके पर नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक नई पहल की है। दूर दराज के इलाकों में किताबों की पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। बच्चों के लिए अलग से राष्ट्रीय बाल मेला और वाराणसी में राष्ट्रीय संस्कृत मेला भी आयोजित होगा। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर कई किताबों का लोकार्पण भी हुआ। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में भारत के व्यक्ति तक, बच्चे तक उनके हाथों में पुस्तक पहुंचाना, ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का लक्ष्य है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो संदेश में एनबीटी की भूमिका को सराहा। विख्यात लेखक और विचारक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीयता के कई पक्षों को निरूपित किया। जिस समाज का व्यवहार, जिस समाज की संस्कृति, जिस समाज की परंपराएं दुनिया को अच्छी लगती है, दुनिया उससे प्रसन्न होती है, आनंदित होती है, उससे प्रकाश पाने की कोशिश करती है, उसको राष्ट्र कहते हैं। गोवा की राज्यपाल और जानी मानी लेखिका मृदुला सिन्हा ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये माना कि संचार क्रांति के दौर में किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि साक्षरता के साथ किताबों की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। पुस्तकें बिक रही हैं, प्रकाशक लोग यहाँ मौजूद हैं। पुस्तक का महत्व समझना, लोगों को समझाना, ये एनवीटी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ई बुक्स और संचार क्रांति की चुनौतियों के बाद भी किताबों में लोगों की रुचि बनाए रखने के लिए एनबीटी नया अभियान चला रहा है। हर हाथ एक किताब नारे के साथ उसने कई पक्षों पर काफी तैयारी की है। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के हेरात में हुए एक आत्मघाती हमले में 29 लोग मारे गए हैं, जबकि 63 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यह हमला ईरान की सीमा से लगे हेरात में जवादिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया। हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात 8 बजे उस वक्त हुआ जब बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 2 हमलावर थे, इनमें से एक आत्मघाती हमलावर था। हमलावर ने पहले नमाज पढ़ रहे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसके बाद उसने खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया। हेरात में अल्पसंख्यक शिया समुदाय पर पहले भी हमले होते रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जख्मी कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले आईएस आतंकियों ने इराक के दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया था। देश के शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव का कल निधन हो गया। 88 साल के भार्गव लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने कल शाम 6 बजे हैदराबाद में आखिरी सांस ली। डॉक्टर भार्गव CSIR के संस्थान सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के संस्थापक थे। भार्गव 2005 से 2007 तक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्हें 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1998 में डॉक्टर भार्गव को फ्रांस के राष्ट्रपति ने लीजन d'honneur से सम्मानित भी किया था। इसके अलावा उन्हें 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके थे। 2 साल पहले डॉक्टर भार्गव ने सरकार की नीतियों के विरोध में पद्म भूषण सम्मान लौटा दिया था। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। और अब आखिर में हेडलाइंस। हर महीने रसोई गैस की कीमत बढ़ाने का संसद में विरोध, विपक्ष ने बताया जन विरोधी। सरकार ने कहा यूपीए का था फैसला। राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प पर कांग्रेस का एतराज, चुनाव आयोग में शिकायत, सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में इस्तेमाल की दलील। दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद का 49वां दिन, गोरखा मुक्ति मोर्चा जारी रखेगा बंद और प्रदर्शन का सिलसिला, समन्वय समिति की बैठक में फैसला। मौद्रिक नीति समिति की मुंबई में बैठक, ब्याज दरों में कटौती की आस, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ शेयर बाजार।
अफगानिस्तान के हेरात में आत्मघाती हमला, 29 की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर।